हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत और गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो मध्यकालीन भारत पर आक्रमण करने वाले थे अरब और तुर्क आक्रमणकारी जो थे मध्यकालीन भारत पर आक्रमण किए थे। तो चलिए इनके बारे में पढ़ाई करते हैं हम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम शासक था। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था दोस्तों, जिसने सिंध और मुल्तान राज्य को जीता था। 712 ईस्वी में जीता था दोस्तों। और उस समय सिंध का शासक था ब्रह्मवंशी का राजा दाहिर था। कौन था? दाहिर था दोस्तों। और मोहम्मद बिन कासिम ने देवल के बाद मुल्तान राज्य पर आक्रमण किया और वहां पर इतना अधिक मात्रा में सोना मिला कि मुल्तान का नाम बदलकर मोहम्मद बिन कासिम ने उसका नाम सोने का नगर रख दिया। क्या रख दिया? सोने का नगर रख दिया दोस्तों। और भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुकुब्तगिन कौन थे? सुबुक्तगिन ने क्या किया था? हिंदू के साहित्य शासक राज्यपाल के राज्य पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। कौन जीता था दोस्तों? तुर्क आक्रमणकारी जो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी जो थे भारत पर आक्रमण किए थे, तो उन्होंने किसके? हिंद साहित्य के राजा राज्यपाल के राज्य पर आक्रमण किए और उसको जीत लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ाई करते हैं हम। अगला आक्रमणकारी जो था मध्यकालीन भारत का वो था महमूद गजनी। तो महमूद गजनी कौन था दोस्तों? चलिए इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो महमूद गजनी अपने पिता के मृत्यु के बाद 1997 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठा। गजनी के सिंहासन पर बैठा कौन? महमूद गजनी। महमूद गजनी ने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच 17 आक्रमण किए। कितने किए? 17 आक्रमण किए थे भारत पर दोस्तों। और उसने पंजाब के राजा हिंदू साहित्य के वंश के शासक राज्यपाल को वेहिंद के प्रथम युद्ध की लड़ाई 1000 ईस्वी में पराजित किया था। कौन किया था? महमूद गजनी दोस्तों। और उसके बाद उसके आक्रमण का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य जो था, उसका लक्ष्य था कि धन को लूटना और इस धन की सहायता से मध्य एशिया का विशाल साम्राज्य का स्थापना करना था। किसका उद्देश्य था? महमूद गजनी का दोस्तों। और उसने थानेश्वर को और कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ मंदिर और विध्वंस का इन्होंने लूटा था। कौन से राज्य को? थानेश्वर के राज्य को, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था? महमूद गजनी ने लूटा था दोस्तों। और दोस्तों 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में उसका सोमनाथ मंदिर के शिव मंदिर पर आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। जो महमूद गजनी जो था उसने 16वां आक्रमण किया था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। ये बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण था दोस्तों। इस मंदिर के लूट से लगभग उसको 20 लाख का दिनार संपत्ति हाथ लगी। कितना लगी? 20 लाख का दिनार संपत्ति हाथ लगी दोस्तों सोमनाथ मंदिर से। और 17वां आक्रमण जो था 1029 ईस्वी में जटों के विरोध में था। किसके विरोध में था? जटों के विरोध में था दोस्तों। और उताबी जो था मतलब अफगानिस्तान का, मतलब महमूद गजनी का एक बुक था दोस्तों। उसके अनुसार महमूद गजनी का आक्रमण का उद्देश्य था दोस्तों जिहाद था, जिसका मूल उद्देश्य रहता है इस्लाम का प्रचार करना और मूर्ति पूजा का अंत करना था दोस्तों। जो भारत देश में पूजा करते हैं, मूर्तियों को पूजा करते हैं, उसका अंत करना था और इस्लाम का प्रचार करना था दोस्तों। और महमूद गजनी के सेना में तिलक और संवेद राय जैसे हिंदू उच्च पदों पे थे। जो महमूद गजनी के सेना में जो थे तिलक और संवेद राय जैसे हिंदू उच्च पदों पे थे दोस्तों। चलिए तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी कौन था दोस्तों? चलिए इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था मुसलमान राज्य का स्थापना करना था दोस्तों। मोहम्मद गोरी का जो भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था मुसलमान राज्य का स्थापना करना दोस्तों। और इस समय के दौरान दिल्ली पर चौहान वंश का राज था। चौहान वंश मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासक था दोस्तों। और
1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। जो मोहम्मद गोरी जो था 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक जो थे भीम द्वितीय, उन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था दोस्तों। और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई, जो तराई का युद्ध प्रथम हुआ। तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, जिसमें मोहम्मद गोरी को पराजित हुआ था। मतलब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था दोस्तों। तथा तराई का द्वितीय युद्ध, और फिर से तराई का द्वितीय मतलब दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजित हुई थी। मतलब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे दोस्तों। और 1154 ईस्वी में चंदावार के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जो थे, कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। किसको? जयचंद को। कौन से युद्ध में? चंदावार के युद्ध में हराया था दोस्तों। और दोस्तों मोहम्मद गोरी के समय प्रचलित सिक्कों पर एक कलमा गुदाया हुआ था तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति बनी थी दोस्तों। और दोस्तों तराई के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर लिया और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का नींव डाल दिया। मतलब भारत में मुस्लिम राज्य का साम्राज्य फैला दिया दोस्तों। तो दोस्तों अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश कौन थे दोस्तों, इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो गुलाम वंश का शासन काल था दोस्तों 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक इसका शासन काल था दोस्तों। तो गुलाम वंश का पहला शासक कौन था दोस्तों, चलिए इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासन काल था दोस्तों 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक इसका शासन काल था दोस्तों। चलिए इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। कौन है दोस्तों? गुलाम वंश का जो स्थापना है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था दोस्तों। और इसके पहले इसकी राजधानी लाहौर थी, बाद में दिल्ली बनी थी दोस्तों। लाहौर से पहले राजधानी क्या थी? सॉरी दोस्तों, दिल्ली से पहले राजधानी थी लाहौर, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई दिल्ली दोस्तों। और दोस्तों इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य आरंभ करवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का कार्य का आरंभ करवाया है। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बेख्तियार काकी के नाम से रखवाया है दोस्तों। कौन? कुतुब मीनार ऐबक दोस्तों। और दोस्तों इसने भारत में प्रथम मस्जिद दिल्ली में बनवाया है। और दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया है दोस्तों। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने उदारता और दानी स्वभाव के कारण उसको लख बख्यास कहा जाता था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। वो बहुत उदारता था और दानी स्वभाव का था, इसलिए लख बख्यास कहा जाता था उसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का शासन काल था दोस्तों 1210 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक इसका शासन काल था दोस्तों। ये भी गुलाम वंश का ही था दोस्तों। इसके बारे में चलिए पढ़ाई करते हैं। तो इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश को दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को दोस्तों। और दोस्तों इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था शुरू की थी। इसी की तरह सभी सैनिक और गैर सैनिक अधिकारों के बदले नगद के बदले वेतन के बदले भूमि का प्रदान किया जाता था दोस्तों। इल्तुतमिश ने क्या किया था? एकता व्यवस्था शुरू किया था। सैनिक और गैर सैनिकों के नगद वेतन के बदले वो भूमि का प्रदान करता था दोस्तों। और दोस्तों इल्तुतमिश ने ही चांदी का टक्का, तांबे का जितल और सिक्कों का प्रचलन करवाया था दोस्तों। कौन? इल्तुतमिश। इसके सिक्कों पर टकसाला का नाम लिखने की परंपरा शुरू किया था। कौन? इल्तुतमिश दोस्तों। और दोस्तों उसने बगदाद के खिलाफ मान्यता प्राप्त किया था और ऐसा करने वाला वो भारत का प्रथम मुस्लिम शासक बना। कौन था? इल्तुतमिश दोस्तों। इसने क्या किया था? बगदाद के खिलाफ को मान्यता प्राप्त किया था दोस्तों। और दोस्तों इसने दोस्तों 40 युग तुर्क गुलाम सरदारों को एक दल गठन किया था दोस्तों। कौन? इल्तुतमिश ने। इसने इल्तुतमिश की सफलता के अपना महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों। कौन दोस्तों?
ये 40 योग्य तुर्क गुलामों का बहुत ही बड़ा योगदान था किसके लिए, इल्तुतमिश के लिए दोस्तों। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान कौन थी दोस्तों, चलिए इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। कौन थी, रजिया सुल्तान दोस्तों। और रजिया सुल्तान ने सैनिक की वेशभूषा धारण की और पर्दा करना बंद कर दिया तथा हाथियों पर चढ़कर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया। कौन दोस्तों, रजिया सुल्तान दोस्तों। और भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विरोध किया और याकुल्त की हत्या कर दी। याकुल्त की हत्या किसके ऊपर गया, रजिया सुल्तान के ऊपर गया। और तथा रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया और कूटनीति और दृष्टिकोण से अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान से शादी कर लिया दोस्तों। और इस बीच इल्तुतमिश के पुत्र बहरम शाह ने सत्ता हथिया ली और तथा भटिंडा से दिल्ली आते समय अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को हराकर केथल के समीप उनका वध कर दिया, मतलब मार दिया दोस्तों। और रजिया के बाद बहरम शाह अलाउद्दीन मसूहा तथा नसरुद्दीन शाह मसूद ने सत्ता हासिल किया। और उसके बाद सत्ता हासिल करने के बाद उसके बाद बलवन के हाथ में हथियार लिया दोस्तों, मतलब सत्ता हासिल किया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं बलवन। तो बलवन कौन था दोस्तों, चलिए इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो बलवन ने अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए लॉ ऑफ रक्त की नीति अपनाई। लॉ ऑफ रक्त मतलब दोस्तों होता है कि खून का बदला खून, इसका अनुपात किया। बलवन ने गद्दी पर बैठते ही दल चालीसा का नष्ट किया। किस चीज का, दल चालीसा का नष्ट किया। कौन, बलवन दोस्तों। और बलवन ने अपने राज्य में देवरिया रजत का सिद्धांत का प्रतिनाद किया। इसके अनुसार बलवन ने अपने आप को नियाबत ई खुदाई इश्क प्रतिबंध तथा जिलिलाई ईश्वर का छाया बताने लगा। वो अपने आप को मतलब भगवान मानने लगा दोस्तों। और बलवन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत के मानने जाने पर उसका उत्सव नवराज की भारत का शुरुआत किया। कौन, बलवन दोस्तों। और सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ने के लिए बलवन ने दरबारों में दोस्तों सिरजा मतलब होता है घुटनों के बल बेचार का सुल्तान का सम्मान कर झुक कर करना, मतलब घुटनों के बल बैठकर सुल्तान को सलाम को झुक कर करना दोस्तों। और उसके बाद लगाया पोबोस क्या होता है, जो पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना, और इसका प्रथा शुरू किया। कौन, बलवन दोस्तों। और बलवन ने जीवन का विभाग दीवाने ई विराज का सैन्य विभाग से अलग किया और नए सैन्य विभाग दीवान ई अरिहर का स्थापना किया। कौन, बलवन दोस्तों। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।